पहाड़ों में उतरी ये सुबह रोज जैसी हरगिज ना थी। अगर थी भी तो सरदार सावयार के लिए न थी। वो गीले बालों में तौलिया लपेटे कमरे में दाखिल हुई। पलंग पर एक निगाह डालते वो दीवार पर लगे छोटे से आईने की तरफ बढ़ आए थे। तौलिया बालों से उतारते पलंग के एक कोने पर रख दिया था। बंदूक की नाल को रोई के गोले से साफ करते उसने एक निगाह तौलिए पर डाली जो उसके पैरों में पड़ा था। जाफियार ने वो तौलिया आज भी उठाते अपने सिरहाने रख दिया था। वो अनमाहक से अपनी बंदूक को साफ करने लगा। आज की निगाह जाफियार से होते इसके पास पड़े हथियारों पर ठहर गई थी। पलंग पर मुख्तलिफ रिवॉल्वर पड़े थे। वो अपने हथियारों से बेहद मोहब्बत करता था। अक्सर इसे ऐसे साफ करते देखा था। ये काम खुद करता था और काफी दिलजमी से करता था। वो अब वो एक रिवॉल्वर से मैगजीन निकालकर इसके अंदर गोलियां चेक कर रहा था। उसने मैगजीन वापस रिवॉल्वर में डाल दी। आज ने गर्दन मोटी दीवारों पर सजी बंदूकों की कलेक्शन को सराहा था। हथियार नहीं जैसे खिलौने थे ये सरदार सावयार के। पिस्तौल कहाँ है? रिवॉल्वर को दिलजमी से साफ करते वो आयश से मुखातिब था। बालों को ब्रश करते आयश के हाथ रुके थे। वो लब दांतों तले दबा के मैंने दरिया में फेंक दी। गोलियां भी सारी दरिया में बहा दी। उसने आहिस्ते से बताया था। वो तहीर से सर उठाए उसे देखने लगा था। वो निगाहें झुकाए उसके सामने किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। वो मेरी सबसे फेवरेट पिस्तौल थी। मलामती निगाहों से इसे देखते जताया। वो नजरें झुकाए रही। लेकिन तुम्हें 100 फोन माफ। वो मुस्कुराते हुए अपनी रिवॉल्वर को एक बार फिर से साफ करने लगा। आयश से मुस्कुराता देखते इत्मीनान की सांस लेते अपने बालों में ब्रश करने लगे। जावियार ने रिवॉल्वर बंद करते मैगजीन वापस डाली, चैम्बर चढ़ाया, इसे आंख के करीब किया, फिर फायर कर दिए। पत्थरों की दीवारों से बना कमरा गोलियों से गूंज उठा था। आयश ने रुख मोड़ते सामने की तरफ देखा। मेज पर रखे गुलदान के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जावियार खानजादा का निशाना अच्छा था। बेकाय ब्रोच गाए आयश को फातिहाना निगाहों से देख रहा था। स्याह आंखों में इसे जीतने का जश्न था। वो गर्दन मोड़ गई थी। अपने सुनहरी सिल्की बालों में ब्रश करने लगी। शॉल अच्छी तरह सर पर ओढ़ते वो कमरे से निकल गई थी। जावियार खानजादा की स्याह आंखों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी जब उसके पीछे आन खड़ा हुआ था। किसी औरत का बंदोबस्त कर दूं? किस लिए? वो बर्तन धोती रही, पलटी ना थी। जो तुम्हारे हिस्से का काम करे और तुम अपने हिस्से का सारा वक्त मुझे दे सको। वो इसके पेट पर दोनों हाथ चमा गया था। इसे अपने बेहद करीब किया। हवेली में इतने सारे लोगों का काम करती थी, यहाँ तो सिर्फ हम दो ही हैं। आयश ने इसके हाथ अपने पेट से हटाने चाहे। वो अपने गिरफ्त मजबूत किए रहा। तब की बात और थी। अब तुम काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो इसके बालों को चूम रहा था। शुक्रिया इस करम नवाजिश का। अभी जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। और इसके हिसार में झटपट आई। जब बीवी की तरह डांटती हो तुम्हारी डांट भी अच्छी लगती है। सर झुकाकर डांट सुनने को दिल करता है। वो हंसा था। आश इसके हिसार में खामोश रही। अब इसे खुद से दूर करने की कोशिश ना की थी। उसने आयश को अपने हिसार से आजाद करते उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों में देखने लगी। इसे आंखों में इसने खुद को देखा था तो निगाहें झुका गई थी। उसे गहरी निगाहों से देखते उसकी गाल पर उंगलियां फेर रहा था। आयश ने निगाहें न उठाई, गाल दबकर टंथाड़ थे। वो कुछ पल से इसे देखता रहा, फिर इसकी आंखें बारी बारी चूमता किचन से निकल गया था। आयश रुख मोड़े बर्तन धोने लगी। बर्फ पानी बर्फ था, बिल्कुल वैसे जैसे वो बर्फ थी। बुखारी में लकड़ियां डालते ही शोले फिर से भड़क उठे थे। वो चिमटे की मदद से लकड़ियां सेट कर रहा था। बुखारी बर्नर स्टोव जल उठा था। कमरा तेजी से गर्म होने लगा था। आयश पलंग की चादर ठीक करते या कंबल तह करके रख रही थी। स्याह गरम फ्रॉक पर वो सुर्ख रंग का छोटा सा स्वेटर पहनी हुई थी। इस पर स्याह रंग की गरम शाल सर पर ओढ़ रखी थी। कंबल तय करके हटी तो उसकी शाल सरक गई थी। कमर पर आबशार की मानंद बाल बिखरे हुए थे। आयश ने बाल जोड़े की शक्ल में लपेटते हुए शाल अच्छी तरह सर पर ओढ़ ली।
शॉल दुरुस्त करते इसकी निगाहें से आंखों से टकराई। वो उसे ही देख रहा था। आयश सटपटाते हुए रुख मोड़ गई। वो कमरे के जिस भी कोने में हो, स्याह आंखें इसे ही देख रही होती थी। बाल क्यों बांधती हो? तुम्हें तो बाल बांधना पसंद नहीं। जावियार की भारी आवाज पर इसने गर्दन फेरते से देखा। इसे कैसे पता चला कि इसे बाल बांधना पसंद नहीं? पहले नहीं पसंद था, अब पसंद है। हालात बहुत कुछ बदल देते हैं। मैं पहले वाली आयश आपको लगती हूँ? वो अब कारपेट पर झाड़ू लगा रहे थे। मैं औरत का बंदोबस्त करता हूँ, वो संजीदगी से कहते रुख मोड़ गया था। जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी, काम इतना ज्यादा नहीं है, वो झाड़ू लगाते कह रहे थे। शॉल एक बार फिर से सरक गई थी। जूड़े में लिपटे बाल फिर से खुल गए। आयश ने शॉल अपने सर पर ली। शॉल उतार दो, किससे खुद को छुपा रही हो? लाहौर की सड़क पर ये बाल खुले थे, सर पर तो क्या गर्दन में भी कुछ ना था। झाड़ू लगाते आयश के हाथ रुके थे। वो सुना नहीं रहा था, वो इससे गिला कर रहा था। वो लाहौर का मंजर कभी नहीं भूल सकता था। ले तो आई अपने पास, अब आपकी मर्जी के मुताबिक रह लूंगी। आयश के तर्ज तखातिब पर इसका दिल धड़क उठा था। वो इसके पास चला आया, पंजों के बल इसके सामने बैठा, झाड़ू हाथ में उठाए। आयश इसे देखने लगी। वो हमेशा की तरह इसे देख रहा था, चाहे करीब हो। ये नजरें सिर्फ आयश मलिक को देखती थी। तुम मेरी इज्जत करती हो? आयश ने लब काटते थे। ये इंसान इसे मोहब्बत के अलावा क्या क्या चाहता था? आयश मलिक ने अपने दिल को टटोला। क्या इसके पास इस मर्द को देने के लिए कुछ था? क्यों पूछ रही हैं? आयश ने झाड़ू रख दिया। वो उठ खड़ी हुई थी। वो गर्दन उठाए इसे देख रहा था। आयश जल्ला कर रह गई थी। आखिर ये मर्द इसे देखना बंद क्यों ना कर देता था? वो झाड़ू गुस्से से फेंकते रुख मुड़ गई थी। वो उठ खड़ा हुआ था। तुम मुझे आप कह रही हो? तुम मुझे आप मेरे डर की वजह से कहती थी, लेकिन अब तो। वो रुका था, बात अधूरी छोड़ थी। आयश के बर्फ जैसे हाथ अपने गर्म हाथों में थाम लिए। अब तो मैं तुम्हारे लिए वैसा नहीं रहा जैसा कभी था। मुझसे ज्यादा नर्म तुम्हारे लिए कोई नहीं। आयश ने अपने हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाए। वो ये नरमी 2 दिन पहले देख चुकी थी। आयश ने अपने जले हुए हाथ को अंगूठे के पूर से सहलाया। वो इसका एक एक बगौर देखते मुस्कुराया था। जुबान बंद थी, मगर एक्शन बोलते थे। जब जब मुझे लगेगा तुम मुझसे दूर जा रही हो, मुझे सारी दुनिया से ज्यादा अपने लिए सख्त पाओगे। मैं तुम्हें खुद से दूर होता नहीं देख सकता। वैसे शानों से जकड़े पलंग पर बिठा गया था। मेज पर पड़ी मरहम की डब्बी उठाई। वो कल शाम को आते हुए साथ लाया था। डब्बी से नीले रंग का हम मरहम उंगली पर लगाते वो आयश की हथेली पर लगा रहा था। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता, मैं भी हर्ट नहीं कर सकता, मगर जब मुझे लगता है तुम मेरी नहीं रही, मेरे अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बत जुनून में बदल जाती है। मैं तुम्हारे लिए वो नहीं रहता हूँ जो हूँ। मरहम आयश की हथेली में आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होने लगी। वो उंगली को हथेली पर गोल दायरे में हरकत दे रहा था। छालों पर मरहम लगते छाले फट चुके थे। छालों से पानी बहने लगा। वो टिश्यू से इसकी हथेली साफ कर रहा था। आयश ने दर्द से सिसकारी भरी। वो इसकी नमाज़ों में देखने लगा। मेरी हो ना? उसके गाल पर हाथ रख गया। अंगूठे के पूर से इसकी आंख के गोशे से टपकता आंसू चुना। दर्द हो रहा है मुझे। आयश ने अपनी हथेली इसके आगे कर दी। ये जवाब तो नहीं होना चाहिए था मेरे सवाल का। वो हंसा था और डब्बी में अपनी उंगली पूरी डुबो दी थी। अब वो मरहम को इसके छालों वाले हिस्से पर लगा रहा था। जब जब मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ देखूंगा, इससे भी सख्त रिएक्शन दूंगा। तुम्हें मार भी सकता हूँ। उसके स्याह आंखों में सुर्खियां उतर आईं। मरहम वो हथेली में जस्ट करता रहा। दरख्वास्त समझो या हुक्म, मगर अब कभी इसके बारे में मत सोचना। मैं सब भूल जाऊंगा। तुम जो कहोगी मैं वो ठीक कर दूंगा, मगर इसका नाम भी मत लेना। मुझसे सहन नहीं होता। इसकी गिरफ्त सख्त ही लहजे में बेबसी से उतर आए। वो उसे फतह करके भी खौफ सदा लगता था। मुझे नाश्ता बनाना है ज़ाफियार। रात से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। वो इससे कतरा रही है, ज़ाफियार को अंदाजा हुआ था। ज़ाफियार ने इसके हाथ छोड़ दिए। वो पलंग के नीचे उतर आई थी। जानती हूँ मैंने कल सजदे में खुदा से क्या मांगा? आयश मलिक दरवाजे के पास रुक गए थे। मुड़ते हुए सवालिया निगाहों से इस मर्द पर गाड़ दें थे। वो भी जानना चाहती थी इतने तवील सजदे में खुदा से राज़ो न्याज करता वो क्या मांग रहा था।
वो इसके सजदों से ही खौफज़दा थी। अगर दुनिया में जन्नत है तो मेरी जन्नत तुम्हारी सूरत में मुझे दुनिया में ही दे दी जाए। अगले जहां में जहन्नुम बेशक मेरा मुकद्दर हो जाए। आयश के कदम लड़खड़ाए थे। वो दरवाजे के साथ जा लगी, सांस लेना दूभर हुआ। अगर खुदा दोनों में से किसी एक की दुआ कबूल कर लेता है तो कबूलियत की सूरत क्या होगी? वो जन्नत का हकदार होगा या जहन्नुम का? वो इसे देखते ही मुस्कुरा रहा था। आयश ने रुख मोड़ लिया। कपकपाते हाथों से दरवाजा खोलते वो बाहर निकल गई थी। वो इसके सामने खाना रख रही थी। शॉल को सीने से जकड़े वो एक एक बर्तन ज़ाफियार के सामने रख रही थी, जो दाव तकिए से टेक लगाए हुए कारपेट पर बैठा था। एक घुटना ऊपर को किए इस पर कलाई रखे हुए था। हाथ की बंद मुट्ठी बनाए खोलकर बंद कर रहा था। आयश के शॉल से खुद को लपेटने पर बेचैन सा था। वो खुद को इतना छुपा कर क्यों रख रही थी? सारी रात वो इसकी बाहों में थी। अपनी पनाहों से तभी आसाद किया जब इसकी नीली आंखों में मिन्नत उतर आई थी। आयश ने नाश्ते में अच्छा खासा एहतमाम किया था। ज़ावियार के लिए सेब का ताज़ा जूस भी बनाया था। उसके लिए बकरे का गोश्त भी सुबह सुबह चढ़ाया था। बकरे का गोश्त, तंदूर की रोटियां, उबले अंडे, ड्राई फ्रूट, गर्मा गर्म चाय और साथ शहद की प्याली भी रखती थी। वैसा ही शाही नाश्ता जो वो हवेली में करता था। पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही थी। कमरे के दरो दीवार इस औरत के ये तौर इतवार देखते हैरान थे। वो एक फर्मा बर्दाश्त बीवी बनी हुई थी। रात को भी इस मर्द की कुर्बत सहते सहते अधबोई हो गई थी। मगर मजाल है लबों से कुछ कहा हो। लबों पर कुफल लगाए वो मुजस्मा थी। वो दोनों एक कमरे में थे मगर फिर भी खामोशी गंभीर थी। और इसके सामने आ बैठी तरतीब से रखे बर्तन ज़ावियार के आगे सेट करने लगी। जूस का ग्लास ज़ावियार की तरफ बढ़ाया। जहर तो नहीं इसमें? आयश ने वो ग्लास अपने लबों से लगा लिया। आधा खत्म करते वो ग्लास ज़ावियार की तरफ बढ़ाया। वो हंसा था और ग्लास आयश के हाथों से ले लिया। गुस्सा करते बीवी लगती हो। वो ग्लास थामे अभी भी मध्यम सा हंस रहा था। आयश सर झटकते नाश्ता करने लगी। बारी बारी हर चीज को चखा था। उसके नकूश में गुस्सा था। वो हर चीज को चख कर ज़ावियार को क्या वावर करवा रही थी वो समझ चुका था। ज़ावियार की हंसी थम गई थी। बीवी की डांट ही नहीं, इसकी खामोशी भी डराती है। वो समझता था। ज़ावियार ने जूस का गिलास खत्म करके शहद की प्याली उठा ली। शहद का चम्मच भरते आयश के मुंह की तरफ बढ़ाया। आयश लुकमा मुंह तक ले जाते रुकी थी। नीली शररबार आंखें स्या आंखों से टकराई। आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तुम जहर भी सामने लाकर रखोगी। वादा है मेरा, खामोशी से खा लूंगा। वो माजरत कर रहा था। आयश ने मुंह खोल लिया था। ज़ावियार ने शहद से भरा चम्मच इसके मुंह में डाला। शहद वाली प्याली ट्रे में रखते वो खामोशी से खाना खाने लगा। आयश का मूड अभी तक खराब था। सरदार ज़ावियार अपनी बीवी को नाराज करके पछता रहा था। वो पहली फ्लाइट लेकर कराची आया था। वो एक पोश इलाके में इस बड़े से बंगले के आगे खड़ा था। बंगले पर लगी नेम प्लेट पर अल्तमिश हाउस लिखा हुआ था। इसकी भूरी आंखें इस नेम प्लेट पर टिकी थी। गेट पर खड़ा गार्ड इसे पहचानता न था। ये बंगला इस मर्द की मलकियत न था मगर इस बंगले में इसका बचपन गुजरा था। यहाँ के दरो दीवार इसे पहचानते थे मगर हैरत ये थी नेम प्लेट के साथ सब बदला बदला था। जो गेट इसे देखते ही खोल लिया जाता था आज बंद था। वो अपनी आस्तीन कोहनियों तक चढ़ा गया। डार्क ब्लू जीन्स पर सफेद रंग की लाइनिंग ड्रेस शर्ट पहने हुए था। भूरी आंखें वक्त के साथ रंग तब्दील कर रही थी। इसकी पेशानी पर पसीना था। एसी वाली गाड़ी से निकलते ही वो कराची की गर्मी से हलकान हो रहा था। मैं शाहबीर मलिक हूँ, अशीर मलिक का बेटा। वो गार्ड से अपना तारुफ करवा रहा था। मगर अशीर मलिक के तो एक ही बेटे हैं। गार्ड ने बंगले पर लगी प्लेट की तरफ इशारा किया। शाहबीर हंसा था। गार्ड के करीब आया। अल्तमिश नया नया बेटा बना है। मैं जरा पुराना हूँ मगर मेरा यकीन करो मैं भी बेटा हूँ। हमारा बाप ही एक नहीं, माँ भी एक है। वो दोस्ताना अंदाज में गार्ड के शाने पर बाजू रख गया था। गार्ड ने सामने खड़ी बड़ी सी गाड़ी को देखते शाहबीर की रोबदार पर्सनैलिटी पर निगाह दौड़ाई। गेट खोल दो। मैं काफी नर्म मिजाज बंदा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। जब आता है फिर गुस्से के सवाल कुछ नहीं आता। काफी दोस्ताना अंदाज में अपनी अर्जी पहुंचाई।
गार्ड ने कुछ लम्हे का तौकुफ किया था। शाहवीर उसके शाने पर बाजू हमाल किए इसे ही देख रहा था। गार्ड ने भी इसे देखा, पूरी आंखें मुस्कुराई थी। गार्ड मुस्कुरा भी ना सका। गार्ड ने कुछ सोचते हुए गेट खोल दिया। अच्छा फैसला लिया तुमने। शाहवीर सर को खम करते गेट के अंदर दाखिल हो गया। गार्ड ने देखा था वो तेजी से कारपोर्च क्रॉस कर रहा था। वो लंबे तरीन चमचमाते ड्राइवे पर भाग रहा था। पता नहीं इस मर्द को क्या खदशात लाहक थे जो वो इस कदर तेजी से भाग रहा था। कोई पूछे तो वो बताता। सारे खदशात, सारे खौफ बस आयश मलिक से जुड़े थे। तभी तो वहां आ खड़ा हुआ था जहां कभी न आने का तहैया किया था। जिस दर्द से सारे ताल्लुक तोड़ते वो निकला था, आज फिर वो इसी दर पर आम खड़ा हुआ था। आधा धन भागते वो सदर दरवाजे अंधाधुंध वो सदर दरवाजे की तरफ भागते अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते वो वसी अरीज शानदार बंगले को देख रहा था। जहां दाखिल हो जाओ तो गुम हो जाओ। वो सर को झटकते आगे बढ़ने लगा। कई मुलाजिम इसकी तरफ बढ़े थे। हर चेहरा अजनबी वो चहर गया था। संजीदगी से सबको देखा। मुझे अल्तमिश से मिलना है। आपकी बार इसने अशीर मलिक का नाम नहीं लिया था। उसकी तरह अशीर मलिक भी इनके चेहरों के लिए अजनबी है, वो समझ गया था। घर का चप्पा चप्पा बदल गया था। अब वहां से अल्तमिश मलिक की छाप थी। आप ड्राइंग में बैठे, मैं इन्हें बताता हूँ। शाहवीर इसकी बात पूरी हुए बगैर आगे बढ़ गया था। मुलाजमों की कतार परेशान होते इसके पीछे आए। तुम लोगों का साहब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो इस घर का मालिक बन गया है। मैं यहाँ बस मुबारकबाद देने आया हूँ। नया नया अमीर हुआ है, मुबारकबाद तो बनती है। शाहवीर ने 5 उंगलियों का इशारा करते आंख विंग की। मुलाजमों ने तहीर से इसे देखा। वो हंसते हुए जीनों की तरफ बढ़ गया था। जीने फलांगते हुए वो जानता था अल्तमिश मलिक का कौन सा कमरा होगा। जीने के आखिरी स्टेप पर खड़ा वो इस घर की शान और शौकत को देख रहा था। लंबी लंबी राहदारियां जैसे भूल भुलैया वो एड़ियों पर घूम कर जायजा लेने लगा। यहाँ का नक्शा भी बदल गया था। वो फर्नीचर से लेकर घर की सुई तक बदल चुका था। इस अदला बदली में पैसा पानी की तरह बहाया गया था। शाहवीर ने पेन की जेबों में हाथ डाले। दांत तहसीन निगाहों से एवरेज खाई। 2 नंबर कमाई गई दौलत बेदरी खर्च की गई थी। वो चिकनी मार्बल पर आगे बढ़ने लगा। मुख्तलिफ राहदारियों से होते वो एक कमरे तक पहुंचा था। बिना किसी दस्तक के वो अंदर दाखिल हो गया था। तकल्लुफात में पड़ना इसे पसंद नहीं था। अंदर दाखिल होते वो खुलकर हंसा था। वो शख्स इसी कमरे में था, शाहाना अंदाज में सोफे से टेक लगाए वो सिगार उंगलियों में दबाए हुए था। जो यकीनन शाहवीर के आने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए तो बदन पर कीमती सूट चढ़ा था। ब्लू रंग का ब्रांडेड सूट जिसके टैग अभी भी नहीं उतारे गए थे। थ्री पीस सूट में वो काफी जच रहा था। कलाई पर महंगी तरीन कीमती हीरों से सजे डायल वाली घड़ी बंधी थी। इसके पैरों में अमीडो टेस्टोनी के बूट थे जो मगरमच्छ की स्किन से तैयार किया गया था, जिस पर हीरे का बक्कल लगा था। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की थी। अल्तमिश ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। सूट गर्म तरीन था। कमरे में बेशक एसी फुल चल रहा था, मगर गर्म सूट होने की वजह से इसे दोज़ख सी गर्मी लग रही थी। शाहवीर मलिक पर रोक डालने के लिए अपनी अलमारी में टंगा सबसे महंगा तरीन ब्रांडेड सूट पहन चुका था, जो अब जैसे इसके लिए कैद था। अल्तमिश ने पहलू बदलते टाई की नाट को खींचा। जल्दी में वो टाई की नाट भी सख्त बांध चुका था। टाई अब जैसे फंदा थी, मगर टाई मारते इसमें टांग पर टांग चढ़ाई। सिगार का कश लेते आईब्रो चुकाते शाहवीर मलिक को देखा, जिसके सामने कुर्सी रखकर आन बैठा था। एसी इसे इसकी अमीरी और इस शो ऑफ की से कोई मतलब नहीं था। मुझे पता था तुम डैड के कमरे में होगे। इस बंगले में सबसे आलीशान कमरा यही है। शाहवीर मलिक ने संजीदगी से बात का आगाज किया। वो अल्तमिश के सामने बस 2 फुट की दूरी पर बैठा था। थोड़ा झुककर वो उसकी आंखों में देखते कह रहा था, डैड की तो क्लास की क्या ही बात है। अल्तमिश ने हुकार भरते कमरे की चारों तरफ निगाह दौड़ाई। शाहवीर बिना देखते जानता था वो क्या कह रहा है। कमरे के बीचों बीच बार बना था जहां शराब की बोतलें सजी थी। कमरे के दरमियान में स्विमिंग पूल था। तुम भी ड्रिंक करने लगे हो? शाहवीर ने इसकी सुर्ख आंखों में झांका। वो गड़बड़ा कर रह गया था।
टांग से टांग हटाई, टाई को जोरदार अंदाज में खींचा। शाहवीर मलिक से वो नजरें हटा चुका था। तो डैड के नक्शे कदम पर चल रहे हो तुम? शाहवीर के लहजे में मल्लामत थी। इस कमरे में तुम स्विमिंग पूल देख रहे हो, मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए ये किस लिए है। इस कमरे की ग्लास अलमारी में डैड के जवानी के किस्से लटके हैं। बेहुदा तरीन नजर देखना मुश्किल है। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ था, कमरे से मुलाकात ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। शाहवीर हाथों को बाहम जोड़े उंगली पर थोड़ी रख गया था। वो ड्रेसिंग रूम की जानिब देख रहा था जहां अल्तमिश गया था। भूरी आंखें बेचैन थी, एक लम्हा काटे न कट रहा था। अल्तमिश ने कमरे में आते मुख्तलिफ डीवीडीज, मैगजीन और मुख्तलिफ जनाना मलबूसात संगे मरवर पर ढेर कर दिए। शाहवीर सपाट सा बैठा था। जो वो उसे दिखा रहा था वो बहुत पहले देख चुका था। अरशीद मलिक की जवानी के किस्से सुने नहीं थे, आंखों से देखे थे। बहुत सी रंग बिरंगी तितलियों के साथ अपने डैड को देखा था। इसके लिए कुछ भी नया नहीं था, इसलिए वो हर्ट भी नहीं था। अरसा हुआ ये दर्द पी लिया था। अब धड़कते दिल में ताजा दर्द रहते थे, वो इन्हें पी ना पा रहा था। अल्तमिश मलिक तनफ्फुसज़दा सांसों के साथ इसके सामने आन बैठा था। अपनी तीखी ब्राउन आंखें शाहवीर की आंखों में गाड़ ली। डैड जैसा नहीं हूं मैं, आइंदा मुझे डैड के साथ कंपेयर मत करना। उंगली उठाए वाज़ेह तंबी की थी, तुम्हारा मसला क्या है? शाहवीर ने संजीदगी से इस्तफसार किया। इतने ठाट बात, इतने ऐश और इशरत से मैं भी इसकी तीखी आंखों में कर्ब था। जो शाहवीर मलिक तो तकलीफ दे गया था। अल्तमिश ने सिगार लबों में दबा लिया, टांग पर टांग चढ़ाए वो अपने खौल में सिमट गया था। मसला बस अब इसकी इज्जत थी, मसला इसकी जुबान थी, मसला वो औरत थी जो उसे 8 आंसू रुला चुकी थी। वो खामोश रहा, शाहवीर से एक लफ्ज नहीं कहा था। क्यों आए हो? मुझे यकीन है तुम मेरे लिए नहीं आए। सिगार रेस्ट ट्रे पर रखते सीधा हुआ, कोट को दोनों साइडों से झटका था। टाई की नॉट ढीली करने की नाकाम कोशिश की। अपने खानदान से जितनी मोहब्बत है तुम्हें, मैं मान ही नहीं सकता तुम्हें पता ना हो इसने क्या किया है। शाहवीर मलिक के सवाल पर वो तंजिया हंसा था। वो औरत फिर से मेरे खान के पास है, जिसके लिए मेरे भाई ने मुझे ऐसे मारा था जैसे मैं पागल कुत्ता होता हूँ। वो सोफे पर सर रखे ऊंचा ऊंचा हंसने लगा। शाहवीर मलिक ने मुंह पर हाथ फेरते अपने इश्तिहार पर बमुश्किल काबू पाया। ऐसी औरत को बाजियाब करवाना है मुझे। शाहवीर पर सीधी तरह मुद्दे की बात पर आया था। अल्तमिश एक बार फिर से सीधा होकर बैठा, एक ताबेदार छोटे भाई की तरह अपना सर झुकाया था। वो बेहद गौर से अपने भाई की अर्जी सुनने के लिए तैयार था। शाहवीर को उसके एक्शन पर एक बार फिर से गुस्सा उठ कर आया था। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर उठाए वो मुस्कुराया था। देखिए आंखों में जो था वो शाहवीर का खून गर्म कर चुका था। वो जब्त किए रहा, गर्दन मोड़ते उसे एक नजर इस कमरे के गहरे स्विमिंग पूल को देखा था। अपनी सोच पर लानत भेजते वापस अल्तमिश पर नजरें जमा ली। वो इसे अपने पास नहीं रख सकता था। आयश इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मुझे आयश को इस कैद से रिहा करवाना है, एक बार वो फिर से तहम्मुल से कह रहा था। आईब्रो को उंगली से मसलते हुए देखा जा सकता था वो अपने अंदर के तैश और इश्तियाल को किस कदर मुश्किल से दबा रहा है। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं क्या खान की जासूसी करता फिरूं कि वो इस वक्त कहाँ है? क्या मैं 2 नंबर औरत हूँ जो 2 नंबरी करके पता लगाऊं खान कहाँ है? या मैं खान की पसंदीदा तरीन औरत हूँ जिसके खान के साथ गहरे मरासम है और मुझे पता हो खान कहाँ है? हंसते हुए कहा था। शाहवीर मलिक ने अपनी आईब्रो अंगूठे से मसली एक सुर्ख निगाह तमिश पर डाली। ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते, चिताई दिखाते इसकी हर तान औरत पर आकर ही टूटती थी। तीखी बरदूद भरी आंखों में औरतों को लेकर वाज़ेह नागवारी थी। शाहवीर ने इसके करीब होते हुए इसका कोट ठीक किया था। गर्मी बहुत है, तुम्हें यह कोट नहीं पहनना चाहिए था, हल्के अफसोस से कहा। अब वो बहुत प्यार से अल्तमिश की टाई की नॉट ठीक कर रहा था। टाई बांधना ना आए तो बांधते नहीं, वरना गले का फंदा बन सकती है। और वो महम सा मुस्कुराया था। टाई के सिरे को खींचकर इसने पूरा जोर लगाए नॉट को गर्दन पर कसा। अल्तमिश की आंखें बाहर गोबलिन थी, रंगत सिर से नीली हुई। वो दोनों हाथों से खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। शाहवीर की आंखों में बेरहमी थी। वो टाई की नॉट कसता जा रहा था। अल्तमिश इसके शानों पर हाथ मारते इसे खुद से दूर कर रहा था।
अल्तमिश को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसका चेहरा खतरनाक हद तक नीला हो गया था। वो अपना पूरा जोर लगाकर भी शाहवीर मलिक से खुद को छुड़वा नहीं पा रहा था। शाहवीर मलिक इसे टाई से पकड़कर घसीटकर स्विमिंग पूल तक ले आया था। अल्तमिश की सांसें अटक गई थी। वो बेजान हुआ था। शाहवीर मलिक इसे स्विमिंग पूल में धक्का दे चुका था। शाहवीर अपनी पैंट के पॉइंटे फोल्ड करता पंजों के बल पूल के किनारे आन बैठा था। अल्तमिश मलिक टाई की नॉट ठीक करते पानी की सतह पर आया। टाई बांधकर इसने गलती की थी। वो अब जिंदगी भर कभी टाई नहीं पहनेगा। वो खुद से वादा कर चुका था। शाहवीर मलिक इसे देखते गहरा मुस्कुरा रहा था। शाहवीर ने हाथ बढ़ाते इसे बाहर आने की पेशकश की। वो सर को खम किए इसका हाथ थाम गया था। अल्तमिश का एक हाथ टाई की नॉट पर अभी तक जमा था। सांसें अभी तक बेतरतीब थी। चेहरा शदीद सुर्ख हो रहा था। वो अभी तक सांसें नहीं ले पा रहा था। सोफे पर बैठते उसने गहरे गहरे सांस लिए। ऑटो वाले काम में ना करता हूँ ना करवाता हूँ, वो संजीदगी से कहते अल्तमिश के सामने आ बैठा था। तुम्हारे खान के पास आम औरत नहीं, इस कायनात की सबसे खास औरत है। वो किसी भी दो नंबरी से इस औरत को वापस नहीं करेगा। अल्तमिश अब काफी मेहजबाना तरीके से बैठा हुआ इसे देख रहा था। मैं तुमसे नहीं, डैड से मिलने आया था। यहाँ आकर पता चला सरकार बदल गई है। आगे को होते बेहद प्यार से अल्तमिश की टाई के नॉट को जकड़ा। अल्तमिश की आंखों में खौफ उतर आया था। शाहवीर ये खौफ देखते मुस्कुराया। अल्तमिश की टाई की नॉट खोल दी। नए नए अमीर हुए हो इसलिए टाई बांधना नहीं आती। दोबारा जब मिलूंगा सिखा दूंगा। वो अल्तमिश का शाना थपकते खड़ा हुआ। ड्रेसिंग तक आया था। वहां पड़े वो पेपर उठा लिए जो वो आते हुए साथ लाया था। वो पेपर्स अल्तमिश के सामने फेंकते वो कुर्सी पर अपना बूट वाला पांव रखे चुका था। मेरे बाप की दो नंबरी की से कमाई दौलत पर मेरा भी हक है। अल्तमिश ने बेतरतीब सांसें लेते पेन पकड़ा था। झुकते हुए साइन कर दिए। शाहवीर मलिक वो पेपर अचकते सीधा हुआ और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा था। रुकते हुए गर्दन तिरछी करते अल्तमिश को देखा जो गर्दन पर हाथ रखे गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इसे सांस अभी भी नहीं आई थी। अगली बार आऊंगा तो डैड से जरूर मिलूंगा और यकीन है मेरे डैड का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। अल्तमिश की सांसें मजीद रुकी थी। वो सीधा हुआ, गर्दन जकड़ी। शाहवीर अजब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया था। जीने उतरते शाहवीर मलिक ने इसके गरजने की आवाजें सुनी थी। वो मुलाजमों पर बरस रहा था। उसके अंदर आने पर वो मुलाजमों से बाज बरस कर रहा था। नया नया हुआ अमीर आदमी अपनी सारी एनर्जी अब बेचारे नौकरों पर निकाल रहा था। शाहवीर सर झटकते बंगले से निकल आया था। जिस काम के लिए आया था वो हो गया था। नारंगी शाम अभी गहरी न हुई थी कि आसमान पर गहरे बादल उतर आए थे। वो रेलिंग पर बाजू टिकाए दूर पहाड़ों को देख रही थी। उसे यकीन था अगर पहाड़ के इस तरफ कोई होगा तो इसे यहाँ धुंध दिखाई दे रही होगी। वो झुककर नीचे देखने लगी। दरिया आज ताकत लगता था। वो गहराई मापने की फिर से कोशिश कर रही थी मगर वो मायूस हुई। साकित दरिया में भी झांक कर देखा नहीं जा सकता वो कितना गहरा है। काश वो इस दरिया की गहराई को माप सकती। वो गहरा सांस लेते आसमान को देखने लगी। हर सू अंधेरा छाया था। बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगे। हाथ आगे किए बारिश के कतरों को हाथों पर महसूस किए थे। वो मुस्कुराई थी। बुलाकर 3 दिन बाद उसे मुस्कुराने की वजह मिल चुकी थी मगर इसकी मुस्कुराहट को नजर लगी जैसे इसके वक्त को लगी थी। उसके हाथ के नीचे एक और हाथ आन ठहरा। वो मुजस्सम हुई, मुड़कर नहीं देखा। असाबों को भारी कर देने वाली खुशबू वजूद में उतर गई। वही क्लोन की महक जो जानलेवा थी। सोचो हमने कितनी बारिशें मिस करते, कितनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे जाया कर दिए। वो इसे अपने सीने से लगा गया था। हाथ पेट से होते सीने पर आ गया था और यहाँ हक मलिकियत बड़े हक से जताता था। आयश मलिक को भी यही लगता था जैसे वो इसकी मलकियत हो। तुम्हारा होना मेरे लिए नेमत है। मैं कितना बदनसीब था जो खुदा की दी नेमत को छुटलाता रहा। जिंदगी वो नहीं जो तुम्हारे बगैर थी। जिंदगी ये है जो तुम्हारे संग है। आयश के पुरुष को अपने चौड़े सीने से लगाए इसका लहजा मखमूर था। बारिश खुलकर बरसने लगी थी। आयश दरिया को देखना चाहती थी। जब बारिश बरसे वो कितना मजीद गहरा होता वो जानना चाहती थी। जादगार खानजादा इसे छोड़ने को तैयार न था। वह महसूस कर ले तो भला कहाँ छोड़ता था।
اس مرد کی دیوانگی، اس کی شدتیں سب جان لیوا تھا۔ وہ اس کے بے باک لمس پر بے بس ہوئی۔ مجھے دریا دیکھنا ہے زاویار۔ عائش کی آواز پر وہ گہرا سانس لیتا رکا تھا۔ ابھی تو مجھے تمہارے بال چونے ہیں۔ شال ابھی تک عائش کے سر پر جمی تھی، وہ اتارتے اتارتے رک گیا تھا۔ دریا میں ایسا کیا ہے جو دیکھنا ہے؟ مجھے دیکھو، میرے اندر تمہارے لیے جتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی کسی دریا، کسی سمندر میں نہ ہوگی۔ وہ اس کے سامنے آ گیا، ریلنگ سے پش جوڑ لی عائش کی نگاہوں کے عین سامنے تک۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھ سکے۔ جانتی ہو میری گہرائی کیا ہے؟ وہ جھکا تھا۔ عائش نے نفی میں سر ہلایا۔ میری محبت۔ وہ مزید جھکا، اس کی نیلی آنکھوں کو باری باری چوم لیا۔ وہ ٹھہر گئی تھی، لفظ جیسے شاید اس مرد کے لیے بنے تھے۔ جب وہ کچھ کہتا تو ایسا لگتا اس نے پہلے کبھی ایسے لفظ نہ سنے ہوں۔ وہ زاویار کے ساتھ آن کھڑی ہوئی، ہاتھ بڑھا کر بارش کو محسوس کیا۔ ساتھ کھڑا مرد اگر چاہتا تھا وہ کسی اور طرف نہ دیکھے تو اس کی چاہت غلط تھی۔ نگاہیں ہی تو تین کسی بھی طرف اٹھ جائیں۔ وہ تھوڑا سا جھک کر دریا کی گہرائی کو پھر سے دیکھنے لگی۔ بارش نے اس دریا میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، عائش اوپر ہوئی۔ موجوں میں طوفان برپا تھا۔ اب تو اس دریا کی گہرائی نہیں ماپی جا سکتی تھی۔ زاویار ہنسا تھا۔ اس دریا کی موجوں پر ہی خوفزدہ ہو رہی ہو۔ میری دیوانگی تمہیں خوفزدہ نہیں کرتی؟ تمہیں نہیں لگتا جتنی دیوانگی تمہیں لے کر میرے اندر ہے، دنیا میں کسی کے اندر اتنا دیوانہ پن نہیں ہو سکتا؟ عائش نے بری طرح لب کاٹے۔ ہر بات یہ مرد خود پر لے جاتا تھا۔ اب دریا میں آئی موجوں سے بھی مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ اس کی مقابلے بازی سے عاجز تھی۔ میں جانتا ہوں، لاہور کی سڑک پر اس سے تم میری بیوی بن کر ملی تھی۔ تم کیا کرتی اگر وہ مل گیا تھا؟ کیا کرتی آخر؟ وہ تمہیں ہراس کر رہا تھا۔ عائش جامد ہوئی۔ وہ اس مرد کی مموری سے بھی عاجزی تھی۔ کوئی بات بھولتا ہی نہ تھا۔ ہراس کر رہا تھا نا؟ تم میری بیوی بن کر سے ملی تھی نا؟ وہ عائش کو کندھوں سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ عائش کے ہاتھ پکڑ لیے۔ عائش نے اس بار اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہاں خون اترا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عائش کے ہاتھوں پر اس کی گرفت جتنی سخت تھی اتنی بے بس بھی تھی۔ میری بیوی تھی نا تو؟ وہ عائش کا چہرہ تھام گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ جو تلاطم دریا کی موجوں میں اتر رہا تھا وہ اب سے آنکھوں میں اترا تھا۔ کچھ کہو، بس ایک لفظ کہہ دو۔ یہ منت بھی تھی، حکم بھی تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے زاویار۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ زاویار نے اس کا چہرہ چھوڑ دیا، اپنی شال اپنے شانوں سے اتار لی۔ گرم شال اس کے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکائے اب برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سوال کا یہ جواب نہیں تھا۔ بہت دیر بعد اس نے آواز سنی تھی۔ عائش نے اس کے شانے سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ بارش مجھے اچھی لگتی ہے، عائش نے دھیرے سے بتایا تھا۔ پتہ نہیں بات بدلی گئی تھی یا اپنی پسند بتائی تھی۔ اور مجھے تم؟ وہ بھی دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ عائش نے اس کے شانے سے سر اٹھایا۔ وہ اپنی قمیض کی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ عائش کی سانسیں اٹکی تھیں۔ اس کی چوڑی ہتھیلی پر ایک رنگ پڑی تھی۔ عائش نے سراسیمگی سے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں نرم تاثر تھا۔ عائش کا سانس لینا مزید دوبھر ہوا۔ تمہاری پسند کا اتنا خاص مجھے پتا نہیں، مگر یہ رنگ تمہارے ہاتھوں پر جچے گی۔ عائش ابھی بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ شاہویر سے اس نے انگوٹھی لی تھی۔ کیا وہ جانتا تھا؟ میں آئے؟ وہ مسکراتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا۔ عائش نے اپنا کپکپاتا ہاتھ آگے کر دیا۔ وہ اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے لگا۔ عائش نے انگوٹھی پر کچھ چپچپا سا مادہ محسوس کیا، کوئی تیل یا شاید گلسرین۔ انگوٹھی تھوڑی مشکل سے اندر گئی تھی۔ پرفیکٹ، میری بیوی پر ہر چیز شاندار لگتی ہے، وہ انگوٹھی دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اگر سردار زاویار کی بیوی ہو، اسی کی طرح ہوگی، شان مغروریت سے بری عورت مگر سچی عورت۔ اس کا ہاتھ چومتے ہوئے سیدھا ہوا۔ عائش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بس زاویار کو دیکھتی جا رہی تھی، جو لب نیچے ریلنگ پر بازو ٹکا گیا تھا۔ اس آنکھوں میں ایسا تاثر تھا کہ دیکھ لو تو سانسیں روک لو۔ عائش شامے سے کھڑی تھی، مجسم نگاہوں سے بارش کو تکتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت دیر تک بارش کو دیکھتے رہے۔ بارش وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، جیسے زاویار کی آنکھوں میں اتری لالی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔
अंदर आओ, आकर अपना फर्ज निभाओ, एक अच्छी बीवी बिस्तर पर तो बनो। वो दरिश्तगी से कहता चला गया था। टेरेस का दरवाजा बहुत जोर से बंद हुआ था। आयश ने अपनी उंगली से अंगूठी को निकालना चाहा। उसकी आंखें बेबसी के से लबालब पानियों से भरे। अंगूठी बेहद तंग थी जो अंदर चली गई थी, मगर निकलना मुश्किल थी नहीं, नामुमकिन था। अंगूठी पर ग्लिसरीन लगाई गई थी ताकि वो अंदर चली जाए, यानी वो जानता था इसने शाहवीर से अंगूठी ली थी। आयश मुजस्सम सी टेरेस पर खड़ी थी। जिंदगी में पहली बार से बरसती बारिश से नफरत महसूस हुई। आयश, वो बुलंद आवाज में से पुकार रहा था। आयश कपकपाकर रह गई। वो जल्दी से अंदर आई थी। वो दरवाजा बंद करो, भारी आवाज हुक्मियां थी। आयश ने हुक्म की तामील की। आयश नजरें झुकाए इसकी तरफ बढ़ रही थी। पलंग के करीब आते से देखा। वो आंखों में सुर्खी लिए इसे देख रहा था। से आंखों में दहशत थी तो जख्मीपन भी था, गुस्सा था तो शिकवा भी पहना था। वो अपना हाथ आयश की तरफ बढ़ा गया था। आयश ने अपना कपकपाता हाथ इसके मजबूत हाथ में दे दिया था। आयश को अपने पहलू में बिठाया, कंबल आयश की टांगों पर दिया। वो खुद तकिए पर सर रखे लेट गया था। ये अंगूठी अब कभी नहीं उतरेगी, कुछ दिन तक तंग करेगी, फिर आदत हो जाएगी। वो इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने ऊपर गिरा गया था। आयश इसकी चौड़े सीने पर आंख गिरी थी। वो कंबल आयश के ऊपर कर गया। आयश के सर से शाल उतार दी। आयश के सिल्की बाल कमर पर बिखर गए। कहते हैं इस उंगली की नस सीधी दिल तक जाती है। अब इस उंगली में मेरी दी गई अंगूठी रहेगी, तुम सारी उम्र उतार नहीं सकोगी। आयश ने इसकी आंखों में नहीं देखा था, इसके सीने पर सर रख दिया था। वो उसकी धड़कनों की बेतरतीबी सुन सकते थे। वो पास आती तो यह दिल यूं ही धड़कता था। वो कितनी देर यूं ही लेता रहा, अपने लब काटते। वो छत पर निगाहें जमाए हुए था। इन तिश्ना आंखों में जख्म थे। अब तो कहती कुछ। वो अपने लब बुरी तरह काटने लगा। बुखारी में लकड़ियां सुलगती रही। गर्म कमरे में दोनों की खामोशी गहरी थी। दोनों के दिल एक दूसरे के सीने में धड़कते रहे। बिलाखिर वो थक हार कर इसे लिए रुख पलट गया था। इसके लबों पर लब रखते वो अपनी प्यास मिटाने लगा। आयश के नकूश को चूमते वो इसकी दूधिया नाजुक गर्दन पर आया। तिश्ना पुरतपिश लब इसकी गर्दन के जख्म को छू रहे थे जो अब भर रहा था। वो इसके बदन को हर बंदिश से आजाद कर दिया। नीली आंखों में झांकते खुद को तलाश करना चाहा। वो छत की तरफ देखते जाने क्या तलाश कर रही थी। उसकी आंखों को चूमने लगा था। वो कहीं और देखे नहीं, सहन था। इन आंखों की अब शामत आई थी। इसके लब दीवानगी के आलम में चार बजा नकूश को छूते गहराइयों पर आए। उसका हाथ अपने बालों में फंसा गया था। मुझे अपनी बीवी पूरी तरह अपने पास चाहिए, उसने सर उठाते कहा था। न लहजा नर्म था, न से आंखों में किसी किस्म की नरमी का तासुर। उसकी आंखों में कहर था। आयश ने इस बात में सर हिलाते इसकी कमर पर अपने बाजू हमायल किए। वो मजीद सख्ती चाहता था। आयश ने सख्ती से इसकी कमर को दबोच कर सिसकारी भरी। एक अच्छी बीवी की तरह वो बिस्तर पर ताबेदारी दिखा रही थी। जो सरदार जावियार चाहता था वो कर रही थी। बारिश की गरज मजीद तेज हो गई। सिसकारियां भरते आयश का दिलो दिमाग इस दरिया की गहराई में जाने क्यों अटक गया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।